मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की विषय भौतिक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान होती क्या है, विज्ञान का एक भाग होता है। उस भौतिक विज्ञान यानी NCERT पैटर्न से लिया गया है। इसमें अध्याय 15 दिया है, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन दिया है, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस भी कहते हैं। इस गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय भाग यानी कि भाग नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें गोली दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है। उसमें एक गोली दर्पण दो प्रकार से होते हैं, एक तो अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो उसमें अवतल में कितनी जगह वस्तु को कहाँ कहाँ रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, उसकी पूरी जानकारी है। और जब उत्तल में रखते हैं कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, इन दोनों के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग क्या है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण निम्न प्रकार किया जा सकता है। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण निम्न प्रकार किया जा सकता है। उसमें देखिए दो प्रकार से होंगे, एक तो अवतल दूसरा उत्तल। देखिए पहला देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हेडिंग होगा, इसकी अंग्रेजी होगी इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनसेव मिरर। इसमें देखिए स्थिति कितनी होती हैं, अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां होती हैं और उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थितियां होती हैं। तो अवतल दर्पण में हमारी पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, वस्तु को अनंत पे रख देते हैं। वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तब देखिए क्या होता है, पहली स्थिति जब वस्तु को कोई अवतल दर्पण हमारे पास है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके उभरे हुए तल पे कलई कर दी गई है और इसका एक सिरा M1 और दूसरा सिरा M2 है। आप देखिए हमारे पास ये कौन सी रेखा होती है, ये मुख्य अक्ष होती है। देखिए अब हम कहीं अनंत पर स्थित एक वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर अनंत पे कोई वस्तु है, यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण चली, ये कहाँ से चली कि मुख्य फोकस से होकर गई। तो हमारा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो समांतर हो गई, ये चली गई। अब देखिए एक प्रकाश किरण और यहाँ से वक्रता केंद्र से होके गई है, यहाँ टकराई है, टकराने के बाद फिर से उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ये हमारा तीसरा नियम होता है, यानी कि प्रतिबिंब बनने का पहले नियम का पालन, दूसरे नियम का पालन कर रही है और ये तीसरे नियम का पालन कर रही है। तो देखिए ये तो प्रकाश किरण दोनों चल दी, चलने के बाद दर्पण से टकराने के बाद क्या हुई कि वापस चली आई, लेकिन टकराने के बाद देखिए यहाँ से गई है और फिर यहीं से गई है। तो देखिए जहाँ पर दोनों टकराने के बाद काटती हैं वहीं हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यहीं पर देखिए काटी हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, और एक कंडीशन कि जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है इधर, तब क्या होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वो वास्तविक बनता है। ठीक। अब उसके बाद जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तब आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है। और इस मुख्य अक्ष के ऊपर जब बनता है तो क्या बनता है, सीधा बनता है। मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा बनता है, और जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा बनता है। नीचे बनता है तो उल्टा बनता है। क्या करेंगे, और यहाँ से वस्तु की लंबाई यहाँ से नाप लेंगे और यहाँ से प्रतिबिंब की लंबाई नाप के बड़े छोटे की आकृति बता देंगे। तो देखिए कहेंगे कि कैसे, कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, यही देखिए फोकस पे काटा है नीचे, मुख्य फोकस पर वास्तविक सामने है इसलिए वास्तविक, वास्तविक नीचे है उल्टा, तथा वस्तु से देखिए यहाँ से यहाँ लंबाई छोटी इतनी बड़ी है और यहाँ से यहाँ लंबाई इतनी बड़ी है। तो कैसा होगा, सामने बनेगा, एफ पे बनेगा, वास्तविक बनेगा,
उल्टा बनेगा। कहेंगे कैसे? कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यही लिख देंगे। देखिए इधर क्या है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि अब क्या करेंगे, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। आप देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र है और यहाँ पर मान लीजिए अनंत है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ वस्तु रख दी है। देखिए जैसे जैसे वस्तु को हम आगे लेके जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब पीछे भागता हुआ आएगा। तो अब क्या करें, यहाँ पर वस्तु रख दी। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। अब ये वाला हमारे पास अवतल दर्पण हो गया। इस दर्पण का एक सिरा M1 है और दूसरा सिरा M2 है और ये मुख्य फोकस है। और यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है P, यहाँ पर मुख्य फोकस होता है F और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है C। देखिए अब क्या करा है कि एक प्रकाश किरण मान लीजिए यहाँ से चली, ऐसे चली। अब जो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगी? हम जानते हैं हमारा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन या टकराने के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर चली आती है। ये तो हो गया। और जब कोई एक प्रकाश किरण मान लीजिए यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर गई है तो ये नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर आती है। यहाँ से देखिए गई, टकराई, फिर से चली गई। तो देखिए टकराने के बाद दोनों किरणें जिस बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो लिखेंगे कहाँ बना है? देखिए सी और एफ के बीच में बना है। इस मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा है। और देखिए लंबाई यहाँ से यहाँ लंबाई है और यहाँ से यहाँ लंबाई, इसलिए छोटा है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है। तो लिखेंगे कैसे कि जब वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। देखिए कि जब वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसी क्रम में तीसरी कंडीशन है। देखिए तीसरी कंडीशन क्या होती है? इसमें क्या करते हैं कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं। लिखेंगे हेडिंग क्या होगी? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए इसमें 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन में 1 या 2 कंडीशन हर साल के परीक्षा में पूछी जाती है। वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 1 या 2 कंडीशन पूछ देगा कि वस्तु को यहाँ रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा, किस प्रकृति का बनता है, ऐसे पूछ देगा। देखिए अब हमें रखना क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। आप कहाँ रखेंगे? मान लीजिए हमारा दर्पण है, ये कौन सा सिरा M1, दूसरा सिरा M2 है। यहाँ दर्पण का ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है और ये वक्रता केंद्र से यहीं पर हम वस्तु को रख दी। वस्तु का नाम क्या है? B। एक प्रकाश किरण चली जिसके समांतर टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली आई और एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चल दी। आप देखिए जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें काटती हैं तो ये हमारा प्रतिबिंब बनता है। काटी कहाँ पर है? यहाँ पर। इसको हम मान लेते हैं A डैश B डैश। लिख सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही, देखिए यहाँ ऊपर रखे नीचे बनी, वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी नापेंगे और यहाँ से यहाँ दूरी नापेंगे, दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे हम कैसे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। इसी क्रम में अगली स्थिति है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तब क्या होगा? देखिए दर्पण बना लेंगे। हमारे पास ये अवतल दर्पण हो गया। इसका एक सिरा M1, दूसरा सिरा M2 और इसका मुख्य या क्या बोलते हैं ध्रुव, इसका ध्रुव क्या है? P है। आप देखिए वस्तु को हमें C और F के बीच में यहाँ रख दिए हैं। इस वस्तु का नाम क्या है? A B। यहाँ से एक प्रकाश किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली आई और एक प्रकाश किरण यहाँ से चली
जो कि दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली गई। आप देखिए यहाँ वस्तु को रखे हैं, वस्तु का नाम क्या है ये भी, और देखिए यहाँ से आकर यहाँ मिली है और यहाँ से आकर यहाँ मिली है, यहीं काटी है, तो यहीं इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब को हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश। तो कह सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत, यह अनंत है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र अनंत वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आप देखिए अगली कंडीशन क्या कर रही है, अगली कंडीशन यही है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। देखिए एक बार ध्यान दीजिए पहले वाले पे, पहले वाले में क्या था कि हम वस्तु को कहाँ रखते थे, वस्तु को अनंत पे रखते थे। जब अनंत पे रखते थे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, मुख्य फोकस पर बनता था। अब क्या करना है कि मुख्य फोकस पर रखा गया तो कहाँ बनना चाहिए, अनंत पे बनना चाहिए। देखिए यहाँ मुख्य फोकस है, वस्तु को रख दिए ए बी, एक प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ चली, टकराने के बाद यहाँ निकल ली, और एक प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ चली, टकराई, फिर से यहाँ से मुख्य वक्रता केंद्र से होकर निकल ली। तो ये कहाँ काटेंगी, मुश्किल है, कहीं भी काट सकती है, अनंत पे जा रही हैं। तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब, देखिए कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जो उसका अंत नहीं होता वो बहुत बड़ा होता है। इसी क्रम में लास्ट स्थिति होगी अवतल दर्पण के लिए, क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब क्या होगा। देखिए यह हमारा है मुख्य फोकस है, एसी है, यहाँ मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दिए तो एक प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ गई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। यहाँ पर है मुख्य फोकस, हमारा मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा, हाँ यही मानिए, यही मुख्य फोकस है। तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से होकर निकल ली मुख्य फोकस से, और इसका देखिए कुछ भाग डाट डाट करके ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ निकल ली, फिर टकराने के बाद चली जाएगी वक्रता केंद्र से, लेकिन इसका कुछ भाग इधर जाएगा। कब जाएगा, जब हम एफ और पी के बीच में वस्तु को लाएंगे तब जाएगा। जब तक एफ तक रहेगा तब तक प्रकाश का कोई भाग आर पार गमन नहीं करेगा। जब हम एफ और पी के बीच में यानी एफ के आगे प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तब यह प्रकाश किरण यहाँ से आगे प्रवेश करने की ये भी कोशिश करेगी। तो यही कंडीशन है। तो यहाँ से गई, देखिए यहाँ पर काटी है, तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा कि जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। देख लीजिए कि जब वस्तु को मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब अगली हेडिंग होगी कि अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देखिए। पहला है, देखिए इसका अवतल दर्पण का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित होता है, इसमें कुछ हम बताएंगे। एक तो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण के कांच का उपयोग हम क्या करते हैं, दाढ़ी अपना बनाने में करते हैं। और दूसरा है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे शरीर के अंग होते हैं उसके अंदर, जैसे नाक हुआ, कान हुआ, गला हुआ, इसके अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग करके डॉक्टर क्या करते हैं, उसके अंदर की देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है कि छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में देखिए अगला, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। और
मोटर कारों, रेल इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सकता है। तो अब इसके बाद हेडिंग मिलेगी हमें, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल की 6 स्थितियां हो गई। अब इसमें उत्तल में 2 स्थितियां होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु को अनंत पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। देख लीजिए कि उत्तल दर्पण में हम जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। देखते हैं कि जब वस्तु को हम अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो देखिए कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, देखिए अनंत पे मान लीजिए कोई हमारे पास वस्तु है, अनंत पे वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण चली जो कि टकरा कर यहाँ निकल ली, और यहाँ से एक प्रकाश किरण और चली टकरा कर यहाँ निकल ली, लेकिन इसका कुछ भाग मुख्य फोकस पर आया है इसका भी। तो देखिए अनंत पे जब वस्तु को रखते हैं तो कहेंगे कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो इसी क्रम में देखिए दूसरा क्या दिया है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तब क्या होती है। देखिए उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस व ध्रुव, मुख्य फोकस व यहाँ पर ध्रुव रहेगा, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये अनंत है, ये ध्रुव है। ध्रुव हमारा कहाँ है? पी यहाँ है। अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिए तो एक प्रकाश किरण यहाँ गई टकरा के यहाँ निकल, लेकिन इसका कुछ भाग यहाँ आया मुख्य फोकस पर, और एक प्रकाशी यानी कि ये क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र पर जा रही है, लेकिन टकरा के इधर चली जाएगी, लेकिन इसका कुछ भाग निकल जाएगा प्रकाशी क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र पर। तो देखिए जहाँ काटी यहीं काटी हैं, तो यहाँ ये वाली हमारी वस्तु ए बी थी और यहाँ पर काटी है तो ए डैश बी डैश है। तो लिख देंगे जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब है ध्रुव और एफ के बीच में आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।